Good morning, students. How are you? Today, I will study History Lesson 6 Weavers, Crafts and Industry. Okay. Now listen carefully, students, in this lesson. तो इस लेसन में हम लोग वीवर्स, क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक ना. वीवर्स बुनकर, क्राफ्ट और जो इंडस्ट्री था प्रेजेंट टाइम की जो इंडस्ट्री है, जो पास्ट टाइम के किस तरह के इंडस्ट्री हुआ करते थे, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में. नाउ लिसन केयरफुली. इन दिस चैप्टर वी विल रीड हाउ द ब्रिटिश were responsible for the decline of traditional Indian crafts and industry, particularly the cotton textile industry. This was accompanied by the systematic drain of wealth from India to Britain during the British rule. Okay, तो इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि ब्रिटिश जो हैं हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट और जो इंडस्ट्री थी उसका डिक्लाइन जो हुआ उसके कारण कौन है, किसके कारण हमारे भारत का जो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्री हैं किस वजह से डिक्लाइन हो गया. तो इस किसकी वजह से हुआ? ब्रिटिश की वजह से. जब ब्रिटिश हमारे देश में व्यापार करने के पर्पज़ से आते हैं तो वो हमारे भारत के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं, जो इंडस्ट्री हैं, तो वो धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं उसको, और हमारे भारत को वो पूर्ण रूप से ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक ना, यानी कि हमारे भारत की जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उसको धीरे धीरे ड्रेन करने लगते हैं, ख़त्म कर देते हैं फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. और ये ब्रिटिश रूल में ही ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे भारत की जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट हैं वो ख़त्म हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसका डिक्लाइन हो जाता है. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Listen. Till the late 18th century, the East India Company of Britain was buying goods in India and selling them in European market at higher price, was making profit. कह रहा है कि लेट 18th सेंचुरी में क्या होता है, क्या घटना घटित होती है. देखिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया, वो गुड्स भारत में वो गुड्स को बाई करने आती है, एंड सेलिंग देम इन यूरोपियन मार्केट, और फिर वो जाके यूरोपियन मार्केट में उसको सेल करती है, यानी कि हमारे भारत से वो कम से कम पैसे में ख़रीदती है और वहाँ के मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में सेल कर देती है, तो इससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है. और फिर देखें क्या होता है. However, with the growth of industrial production, the British industry began to see colonies like India as big market for manufactured product. और धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि यहीं पे अपनी कंपनी स्थापित कर लेते हैं. इनकी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है. जैसे कि आप पीछे लेसन में आप पढ़े हुए हैं कि 4 यूरोपियंस जो हैं हमारे देश में व्यापार करने के पर्पज़ से आते हैं. तो कौन कौन रहते हैं, ठीक है, कौन कौन रहते हैं. तो सबसे पहले कौन आते हैं भारत में? पुर्तगीज़ आते हैं. सबसे पहले पुर्तगीज़ आते हैं. सी रूट की खोज पुर्तगीज़ के द्वारा ही किया जाता है. और सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? डच आते हैं. थर्ड पे ब्रिटिश और फोर्थ पे फ्रांसीसी. तो ये भारत में ये चारों यूरोपियंस जो हैं व्यापार करने के पर्पज़ से आते हैं. लेकिन क्या होता है कि डच और पुर्तगीज़ की जो कंपनी है वो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाती है. यहाँ के मार्केट में फ्रांसीसी और ब्रिटिश छा जाते हैं ना इंडियन मार्केट में. लेकिन अब दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगती है कि भारत के मार्केट में हमारा सामान ज़्यादा बिके तो हमारा सामान ज़्यादा बिके. इसके लिए इनका युद्ध होता है फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में, और वो युद्ध कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है, ठीक ना. तो जो 4 इयर्स तक चलता है, इसमें ब्रिटिश की जीत होती है और ब्रिटिश इंडियन मार्केट में ब्रिटिश के ही गुड्स जो हैं पूरे छा जाते हैं पूरे मार्केट में, ठीक. तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि इनकी कंपनी तो स्थापित हो जाती है और धीरे धीरे
हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल कंपनी है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ चलता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और हमारे यहाँ के लोग भी इन्हीं की कंपनीज़ में मशीन मेड गुड्स को पसंद करते हैं, ठीक ना, और वही चीज़ ज़्यादा बिकता है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं कि पूरे भारत की पूरी मार्केट को ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो देखते हैं, आइए फिर क्या होता है। द ब्रिटिश इंडस्ट्री बिगेन टू सी कॉलोनीज लाइक इंडिया अ बिग मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। कह रहा है कि ब्रिटिश जो है यहाँ पे सर्च करते हैं कि यहाँ के मार्केट में अगर हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हैंसफोर्थ द रॉ मटेरियल्स बिगेन टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड द फिनिश्ड गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। दिस लीड टू द इकोनॉमिक ड्रेन एंड डिक्लाइन द इंडियन इंडस्ट्री। और इस तरह से क्या करते हैं कि भारतीयों से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक ना, भारतीयों से ये रॉ मटेरियल्स कच्चे माल जो है ये खरीदते हैं और उनसे गुड्स तैयार करते हैं और फिर ये सेल करते हैं। तो धीरे धीरे लोग मशीन मेड गुड्स को ही पसंद करने लगते हैं और भारत की जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट होता है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होती है, वो ख़त्म होने लगती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि द लीड टू द इकोनॉमिक ड्रेन एंड डिक्लाइन द इंडियन इंडस्ट्री। यही लीड क्या हुआ, इसकी वजह से हमारे भारत में इकोनॉमिक ड्रेन हो गया, यानी कि आर्थिक कंडीशन हमारे भारत की दिन पर दिन बहुत बुरी होती गई। एंड डिक्लाइन द इंडियन इंडस्ट्री, और भारत की जो इंडस्ट्री थी उसका भी डिक्लाइन हो गया, यानी कि उसका धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा। अब आगे देखेंगे इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। भारत का इकोनॉमिक ड्रेन कैसे हुआ। दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट ऑफ एक्नॉलेज दैट द पॉवर्टी ऑफ द इंडियंस वाज ड्यू द ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियाज रिसोर्सेज एंड द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ टू ब्रिटेन। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा फर्स्ट टाइम में भारत की पॉवर्टी को फिल किया जाता है और इंडियाज वाज ड्यू टू द, इन्होंने ऐसा फिल किया कि भारत में जो इकोनॉमिक कंडीशन भारत की बुरी होती जा रही है, तो ये किस वजह से हो रही है, ब्रिटिश की वजह से हो रही है। ब्रिटिश एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियंस, ब्रिटिश भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, और इसलिए भारत का जो वेल्थ है वो ड्रेन होते जा रहा है। द इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी वाज इंडिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर। और दादा भाई नौरोजी की यही इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो है भारतीय लीडर्स को, जो नेशनलिस्ट लीडर यानी कि हमारे देश के जो लीडर्स हैं, उनको समझाने में हेल्प करता है यही इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो है। तो इसके द्वारा हमारे भारतीय लीडर्स को समझ में आता है ऑफ द कॉलोनियल सिचुएशन कि दैट ड्रेन थ्योरी द एक्सप्लोटेशन कैरेक्टर्स ऑफ ब्रिटिश वाज एक्सपोज्ड। ये हमारे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन जो है, आर्थिक कंडीशन जो है, ब्रिटिश की वजह से बहुत बुरी होती जा रही है। तो देयर वाज सेवरल अदर वेज बाय विच इंडिया वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स वेल्थ एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज इम्पोजिशन ऑफ होम चार्ज। इसका और क्या क्या कारण था, देखिए क्या क्या चीज़ें ये लागू कर दिए थे भारत में। तो इम्पोजिशन ऑफ होम चार्ज लागू कर दिए थे, घर पे जो टैक्स लगता था। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल्स, ठीक ना, जो प्राइवेट फॉरेन कैपिटल्स यानी ये इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल जो था, इस पे इंटरेस्ट लागू कर दिए थे। फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग चार्ज, मनी पेड टू शिपिंग कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इस तरह से फॉरेन बैंकिंग जो था, इंश्योरेंस और शिपिंग चार्ज लगता है, जैसे आप कहीं सामान कोई मंगाते हैं तो उस पर शिपिंग चार्ज लगता है। तो इस तरह से इन सारी वजहों से इन सारे कारणों की वजह से क्या हुआ था कि हमारे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही थी। नेक्स्ट देखेंगे, फॉरेन कंपनीज नॉट ओनली ड्रेन इंडियन रिसोर्सेज आल्सो स्टैंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेज। कह रहे कि फॉरेन कंपनी जो थी वो सिर्फ हमारे
इंडिया रिसोर्सेज को ही ड्रेन ख़त्म नहीं कर रही थी, बल्कि आल्सो स्टंट द ग्रोथ ऑफ इंडियन एंटरप्राइज, बल्कि भारत में अपना ग्रोथ भी कर रही थी। वो हमारे भारतीय रिसोर्सेज को ख़त्म भी कर रही थी, ख़त्म के साथ वो अपना उनका जो कंपनीज थी उसका ग्रोथ हो रहा था भारत में। अब देखेंगे डिक्लाइन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, और किस तरह यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। भारत डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आप समझिए कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, ठीक ना। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रब्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट एंड डिक्लाइन द नेशनल इनकम हैज़ बीन रेफर्ड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको बोलते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट है, भारत में हैंडीक्राफ्ट जो होता था, ठीक ना, भारत में जो हैंडीक्राफ्ट समझ रहे हैं, जैसे भारत में हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी, जैसे ले लीजिए जैसे लोहार लोग होते हैं वो फर्नीचर्स, बढ़ई जो होते हैं वो फर्नीचर्स बनाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो थी, जैसे कपड़े की भी बुनाई हाथ से होती थी, ऊनी कपड़े की बुनाई हाथ से होती थी, बहुत सारी चीज़ें जो थी हमारे यहाँ हाथ से बनाए जाते थे। तो यही हमारे यहाँ की इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ चलता था। तो इनके आने से वो ख़त्म हो गया, हमारी इंडस्ट्री जो थी उसका डिक्लाइन होने लगा। तो इसी को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है, ठीक ना। जो हमारा नेशनल इनकम था उसका डिक्लाइन होने लगा, तो इसी को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। हमारी जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही थी, जैसे हाथ से बना हुआ हम कपड़ा पहनते थे, हमारे यहाँ के लोग हाथ से कपड़े की बुनाई करते थे और उसको फिर सेल करते थे, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा क्योंकि लोग मशीन मेड गुड्स को ही पसंद करने लगे, ठीक। इंडियन क्राफ्ट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मेथड वर प्रोड्यूस इन टू वेज, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इंडियन क्राफ्ट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मेथड कह रहा है कि जब मॉडर्न मेथड यानी कि जो मशीन मेड गुड्स थे उससे जब हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, भारत के लोग जब उससे परिचित नहीं हुए थे, तो उनका जो बिजनेस था कैसे चलता था। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट दिया है द विलेज आर्टिसन सच एज वीवर्स, कोर्सेज, क्लॉथ, कारपेंटर्स, स्मिथ प्रोड्यूस आर्टिकल्स फॉर डोमेस्टिक पर्पज। यहाँ पे गांव के जो आर्टिसंस थे, गांव के जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, जैसे वीवर्स हो गए, वीवर्स बुनकर, ऑफ कोर्सेज क्लॉथ जो कपड़े की बुनाई करते थे, कारपेंटर, ठीक ना, बढ़ई, स्मिथ, ये सारे लोग डोमेस्टिक पर्पज से यानी कि अपने घर के लिए या गांव के लोगों के लिए ये सामान तैयार करते थे और लोग इनसे खरीदते थे। सेकेंड देखेंगे द स्पेशलाइज्ड क्राफ्टमैन इन टाउन्स प्रोड्यूस यूटिलाई एंड लग्जरी गुड्स बोथ फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। और कह रहे हैं कि जो स्पेशलिस्ट थे, स्पेशलिस्ट जैसे किसी चीज़ का जो स्पेशलिस्ट होता है, जैसे उसकी ट्रेनिंग लिया होता है, उसके सामान बाकी लोगों से बहुत अच्छे बनते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट क्राफ्टमैन थे वो टाउन में जाके रहते थे, शहरों में, कस्बों में जाके रहते थे, और वो ज़रूरत की चीज़ें बनाते थे, लग्जरी गुड्स बनाते थे, ठीक ना। और वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि हमारे भारत के मार्केट में भी बिकता था और भारत से बाहर भी बिकता था, ठीक ना, अदर कंट्रीज़ में भी वो बिकता था। तो ये जब भारत के लोग इनके इंडस्ट्री से जब इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, ब्रिटिश के इंडस्ट्री से जब परिचित नहीं थे, तो हमारे भारत का जो बिजनेस था इस तरह से चलता था। ओके, अब आगे देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वाज वन सच स्पेशलिस्ट क्राफ्ट विच वाज कैरिड आउट इन ढाका, बनारस, कृष्णानगर, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, सूरत, अहमदाबाद एंड मदुराई। जो हमारे यहाँ के स्पेशलिस्ट थे वो इन सारे शहरों में जाके रहते थे। और द चीफ लग्जरी आइटम्स वर कैलिको एंड मसलिन, ठीक ना। कैलिकॉस पेंटिंग एक होता है तो जो कपड़ों पे किया जाता है, तो ये करते थे। मसलिन भी कपड़ा होता है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ऑफ वूल एंड सिल्क, मेटल वर्क, वूल और सिल्क के भी प्रोडक्ट्स ये बनाते थे। मेटल वर्क बनाते थे। ऑफ आयरन एंड स्टील
कॉपर एंड ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर आर इक्वली फेमस। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन सिटीज़ में फेमस थी, ठीक ना। तो ये हमारा हैंडीक्राफ्ट था जो हमारे भारत में भी बिकता था और भारत के बाहर बिक के भी मार्केट में अदर कंट्रीज़ में भी जाता था। तो ये धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हो जाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेटलर्जी इन इंडिया। देखिए, इंडिया हैड ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम रॉक एंड सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। जैसे हमारे भारत में यहाँ पे दे रहा है कि लोगों को मेटलर्जी से परिचित थे, नॉलेज था इनको। तो ये क्या होता है, तो ये मेटल की वस्तुएं बनाई जाती थी भारत में, जो रॉक एंड सॉइल बाय प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, रॉक और सॉइल को स्मेल्ट करके, मतलब उसको पिघला के और बनाया जाता था। इट वाज डन बाय हीटिंग रॉक सॉइल कंटेनिंग ओर एट वेरी हाई टेम्परेचर। और इसको क्या किया जाता था कि हीट किया जाता था, रॉक के सॉइल को हीट किया जाता था और हाई टेम्परेचर पे। द एक्सट्रैक्टिंग मेटल वाज देन यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू यूटेंसिल्स, और फिर उस मेटल से नए यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट, विपन्स बनाए जाते थे, ठीक ना। जैसे बर्तन बनाए जाते थे, अन्य सारी वस्तुएं बनाई जाती थी, विपन्स, हथियार बनाए जाते थे। तो उस मेटल का काम भी हमारे भारत के लोग जानते थे। आगे देखेंगे, आयरन वॉज पॉपुलर मेटल विच इज स्मेल्टर्स वर्क। Indian craftsmen produce a very unique variety of steel called woods for centuries, ठीक ना। कह रहे कि हमारे देश में जो क्राफ्टमैन थे वो एक यूनिक वैरायटी के स्टील का यूज करते थे जिसको वुड्स कहा जाता था, ठीक ना, वुड्स कहा जाता था। वुड्स स्टील इसका नाम था। अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैरायटी, ये स्टील की बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वैरायटी थी, ठीक। वाज बेसिकली आयरन कार्बाइज्ड with dried wood and green leaves under controlled condition. It was known as ukku in Kannada and urukku in Tamil and Malayalam। देखिए यहाँ पे इसको was basically dried wood, ठीक ना। बेसिकली विथ ड्राइड वुड, इसमें सूखी लकड़ी होती थी, ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते होते थे, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक ना, कंट्रोल्ड कंडीशन। इट वाज नोन, इसको क्या कहा जाता था, उक्कू। कनाडा में उक्कू कहा जाता था और उरुक्कू कहा जाता था तमिलनाडु में और मलयालम में। विच इज ब्रिटिश एंग्लिसाइज्ड टू वुड्स, और ब्रिटिश इसको वुड्स बोलते थे। जैसे जिस मेटल का ये यूज करते थे तो उसमें लकड़ी भी, सूखी लकड़ी और पत्ते को भी वो मिक्स करते थे। तो उसी को यहाँ पे दिया हुआ है कि कनाडा, यहाँ पे तमिलनाडु और कनाडा में जो है, तमिलनाडु और मलयालम में उरुक्कू कहा जाता था और कनाडा में उसको उक्कू कहा जाता था, और ब्रिटिश जो थे उसको वुड्स कहते थे। देयर इज ए मेंशन ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्टील इन द रोमन हिस्टोरियन Quintus circuits account historis LLD Magni. He mentioned that Porus, the rulers of Taxila, gave 2 and the half tons of woods. It's मतलब पहले के जो हमारे एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन मेकिंग स्टील रोमन हिस्टोरियंस हैं, तो उसमें इसका डिस्कशन किए हैं, ठीक ना। इस वुड जो है, जो भारत में फेमस था मेटल, तो इसका डिस्कशन उसमें किया गया है। आगे देखेंगे, ट्रेड विथ यूरोप इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का यूरोप से ट्रेड देखिए। ट्रेड विथ यूरोपियन nation in the 17th century was heavily balanced in favor of Indian due to the export of large quantity of fine cotton and silk fabric, ठीक। तो ट्रेड विथ यूरोपियन से हमारे देश का जब ट्रेड हुआ 17th सेंचुरी में, तो ये हैवली बैलेंस इन फेवर ऑफ
इंडिया ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फाइन कॉटन, ठीक ना। तो फाइन कॉटन का एक्सपोर्ट किया जाता था अधिक मात्रा में, और सिल्क फैब्रिक का, स्पाइसेस का, इंडिगो, शुगर ड्रग्स और प्रीसियस स्टोन्स एंड वेरियस वर्क ऑफ क्राफ्टमैनशिप, इन सारी चीज़ों का वहाँ से एक्सपोर्ट होता था। इन एक्सचेंज इंडिया रिसीव गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक ना, इन एक्सचेंज, और इसके बदले में इंडिया रिसीव करती थी क्या, गोल्ड और सिल्वर। ये सारी चीज़ें सप्लाई किया जाता था, भेजा जाता था, और उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर जो था, गोल्ड और सिल्वर से उसको एक्सचेंज किया जाता था। ओके, ओके, थैंक्स। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं सेकेंड वीडियो में सेंड करूँगी। ओके।